दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी 30 जनवरी को महात्मा गांधी का जो शहादत का दिवस था, उस समय पूरा देश गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रहा था, उनके आदर्शों के लिए, उनके मूल्यों के लिए और देश को आज़ादी दिलाने के लिए। उसी समय कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर, कुछ यूट्यूब पर ऐसे वीडियो चल रहे थे, जो गांधी जी के योगदान को कमतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने जीवन का पूरा बलिदान देकर हमको आज़ादी दिलाई, उसके बारे में किस प्रकार से आजकल चालाकी से उनके योगदान को कमतर करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाँ, वो थे तो महान, उन्होंने काफ़ी कुछ किया और देश की आज़ादी में बाकी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जैसे सावरकर, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी। अब खैर सावरकर और भगत सिंह का कोई मेल हो ही नहीं सकता। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज। और तीसरा, जो नेवी का विद्रोह हुआ था, जो नौ सैनिकों का विद्रोह हुआ था, इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था। अब ये जो हवाई तीर चला रहे हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो दिल से भारतीय संविधान को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के बदले हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। और बहुत चालाकी से, क्योंकि पहले तो उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा के मुसलमानों को बदनाम किया, नेहरू को बदनाम किया। नेहरू को क्यों पहले बदनाम किया? क्योंकि नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में जो मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता, मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म है, यानी हिंदू राष्ट्रवाद को मानने वाले राजनीति, ये फाशीवाद का रूप ले सकती है। ये उन्होंने अपने पत्रों में कहा। और इसके कारण दूसरी तौर से उन्होंने कभी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। जब सांप्रदायिक लोग कह रहे थे सोमनाथ का मंदिर सरकार ने बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मंदिर मस्जिद ये बनाना सरकार का काम नहीं है। हमारे नए तीर्थ स्थल हैं, हमारे बांध जिससे सिंचाई होगी, खेती बढ़ेगी, हमारी फैक्ट्रियां जिनसे उत्पादन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, हमारी यूनिवर्सिटीज जिसमें लोगों को शिक्षा मिलेगी, हमारे बाकी उद्योग धंधे जिससे हमारे समाज की जरूरतें पूरी होंगी। ये उनका पहला मतभेद था, ये हिंदुत्व की राजनीति के मानने वालों से। फिर नेहरू को बदनाम करने चले तो यहाँ तक कहा वो कितने अय्याश थे। फिर उनके कपड़े धुलने पेरिस में जाते थे। अब सच्चाई तो यह है, वो अय्याश क्या, कुछ उनकी भतीजी उनको गले मिल रही है, बहन गले मिल रही है, तो फोटो के आधार पर उनको अय्याश कह रहे हैं। और जहाँ तक पेरिस की लॉन्ड्री का सवाल है, इलाहाबाद में शायद पेरिस लॉन्ड्री थी जहाँ उनके कपड़े धुलने जाते थे। फिर तीसरा, उनको सिद्ध किया जा रहा है कि भाई इनके पूर्वज तो मुसलमान है। अब ये भी बात पूरी तौर से गलत है और इसके ऊपर काफी अच्छा मटेरियल उपलब्ध है। गांधी हो, अब गांधी जी का नंबर आया। गांधी को बदनाम करना आसान नहीं है कि गांधी की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है, जिसके लिए आइंस्टीन ने कहा सदियों बाद लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति ने जन्म लिया था जो इस भारत की धरती पर चला। गांधी वो व्यक्ति हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग ने बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी, बहुत बड़ा आदर दिया। अब ये गांधी को क्यों कमतर बताने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं कि गांधी ठीक थे, उन्होंने योगदान दिया, पर बाकी योगदान भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जैसे सावरकर, भगत सिंह। वैसे तो सावरकर और भगत सिंह का कोई मेल नहीं है, दोनों विरोधाभासी लोग थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस, फिर नेवल नौ सैनिकों का विद्रोह, ये तीनों चीजों का बहुत महत्व है। और गांधी के महत्व से उनकी तुलना करना और कहना कि इन चीजों के कारण हमको आजादी जल्दी मिली, बिल्कुल गलत। उनके एक विचारक ने तो ये तक कहा, गांधी नहीं होते तो हमको 20 साल पहले आजादी मिल जाती। अब ये कैसा उनका गणित है मुझे नहीं मालूम, और मेरी मान्यता ये है कि भारत को जो भारत बनाया वो गांधी जी के आंदोलनों ने बनाया। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन करते थे, साथ में लोगों को जोड़ते थे। और आंदोलन केवल हवाई नहीं थे, केवल व्यक्तिगत नहीं थे,
पहले कांग्रेस क्या कर रही थी, अंग्रेजों को पत्र लिख रही थी, उनका विरोध कर रही थी। गांधी ने क्या कहा, ब्रिटिश का विरोध करते समय हम आम लोगों को इससे जोड़ेंगे। और जब आम लोग जुड़ने लग गए तो उसकी पूरी चेतना समाज में, देश में फैलने लगी। 1920 का आंदोलन देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब उसका ये आलोचना कर रहे हैं कि क्या हुआ भाई इससे, इसके बाद तो फिर चौरी चौरा हो गया, गांधी ने आंदोलन विड्रॉ कर लिया। ये गलती थी उनकी, ये उनकी गलती थी कि उन्होंने जो खिलाफत आंदोलन था टर्की का, उसको मदद की। पर दोनों बातों में बात यह है कि ये पहला बड़ा आंदोलन था जिसने एक राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने के साथ ही साथ इन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान जो उस समय ज्यादा सहमे हुए थे, उन मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ना, राष्ट्रीय आंदोलन में उनका सहयोग बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने खिलाफत को साथ दिया और उसका परिणाम भी निकला कि मुसलमान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। पहला उनका उद्देश्य क्या था, लोगों को जोड़ना। और लोगों को जोड़ने के साथ जो 1920 के आंदोलन ने रोल प्ले किया, वो पहला बड़ा आंदोलन था जिसमें भारतीय लोग साथ में आने लग गए। और इसी कारण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की एक किताब देखिएगा, उसमें वो कहते हैं कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। क्या मतलब है, एक तरफ ब्रिटिश का विरोध चल रहा है, दूसरी तरफ लोग साथ साथ आकर एक नया राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अब ये एक बात हो गई। फिर दूसरा 1930 के आंदोलन का भी वो विरोध, उसको भी ऐसी आलोचना कर रहे, क्या हुआ थी 1930 के आंदोलन में, दांडी मार्च हुआ और नमक का टैक्स तो गया नहीं। और ये भूल जाते हैं इस दांडी मार्च के कारण दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई। पहली उपलब्धि ये थी कि इसके बाद लोग नमक बना सकते थे, जो अभी तक वर्जित था। और दूसरी बड़ी उपलब्धि थी, जिस प्रकार से गांधी ने यह आंदोलन चलाया, इसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैली। पूरी दुनिया में ये फैला कि किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं यहाँ के लोगों का। और देखिए उनकी खूबसूरती, उन्होंने नमक को चुना। नमक जो हर एक व्यक्ति के खाने का एक पार्ट है, जिससे लोग अपनी पहचान बता सकते हैं। हाँ, नमक 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 हमको महंगा मिल रहा है, टैक्स लग रहा है, इसके कारण आंदोलन में जुड़े। और इसकी चेतना भी पूरे राष्ट्र में फैली। अब तीसरा जो बड़ा आंदोलन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने के बाद, जब अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया, तो उसके विरोध में आंदोलन अलग अलग प्रकार से शुरू हो गए। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन, जिसका नाम अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा सामने आया। और गांधी जी ने नारा दिया, करेंगे या मरेंगे, यानी हम इस आंदोलन के लिए पूरा पूरा मरने को तैयार है। अब हुआ उसकी आलोचना ये की जाती है, तो इसमें तो आखिर में हिंसा वाला रास्ता आ गया, तो गांधी जी का रास्ता कहाँ था, वगैरह वगैरह ये हुआ। पर ये तीनों आंदोलनों से अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत पर राज्य करना अभी मुश्किल है। और ये भी तीनों आंदोलनों का क्या स्वरूप था, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे, लोग काम पे नहीं जा रहे, लोग मोर्चे निकाल रहे, महात्मा गांधी की जय, तिरंगा झंडा अमर रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब इतने बड़े आंदोलन के बाद अंग्रेजों के बीच में विचार चालू हो गया कि अब भारत पर राज्य करना मुश्किल है। पर हाँ, ये बात भी है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने एक महत्वपूर्ण चेतना जागरण में उतना ही योगदान दिया। और भगत सिंह भी गांधी जी को अपना रेफरेंस पॉइंट मानकर चलते थे। एक ही सबूत दे देता हूँ, जब उनके पिता किशन सिंह उनको मिलने आए, तो भगत सिंह ने किशन सिंह को कहा, अपने पिता को कहा, पिताजी आप अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई में जनरल का साथ दीजिए। जनरल यानी कौन, महात्मा गांधी। फिर जहां तक सुभाष चंद्र बोस का सवाल है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की असहमति थी, और दोनों में इतना प्यार था जिसकी कोई हद नहीं। ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ये सुभाष चंद्र बोस थे जिनके रास्ते में थोड़ा सा अलगाव था गांधी से, पर लक्ष्य में कोई भेदभाव नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी आजाद हिंद फौज बनाई, तो उसमें उसने एक बटालियन का नाम गांधी बटालियन रखा। और ये फौज ने जब काम शुरू किया,
उसके पहले सुभाष चंद्र बोस रेडियो पर एक स्पीच देते हैं और उसमें महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगते हैं कि बापू आप आशीर्वाद दो, हम सफल हों। और फिर एक मुलाकात होती है सुभाष बोस की और गांधी जी की सेवाग्राम आश्रम में। खूब गप्पे लड़ाते हैं और उसके बाद अंत में गांधी कहते हैं, सुभाष मैं तुम्हारे रास्ते से सहमत नहीं हूँ, पर अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, भारत को आजादी दिला सके, तो तुमको बधाई का टेलीग्राम देने वाला मैं पहला व्यक्ति रहूंगा। गांधी। अब आजाद हिंद फौज के जब कैदियों को लाया गया, दिल्ली पे मुकदमा हुआ, कांग्रेस ने विरोध किया, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस ने एक आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई। उसमें 3 बड़े वकील, भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, ये उनका मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हुए। ये बात भी सही है कि आजाद हिंद फौज के कारण भी चेतना में काफी वृद्धि हुई और जो नेवल विद्रोह हुआ, नौसैनिकों का विद्रोह हुआ, वो उसका भी एक रोल है। पर देश के लोगों को जोड़ा किसने? गांधी जी के आंदोलनों ने। और ये जो सातत्यपूर्ण अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलते रहे, उसके 2 परिणाम हुए। एक, लोगों का आपस में जुड़ाव एज इंडियंस, भारतीय के रूप में, और दूसरा, अंग्रेजों को ये महसूस होने लग गया कि अब भारत पर राज्य करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो बहुत सारे कारण हैं, पर ये केंद्रीय कारण है भारत को आजादी दिलाने का। इस पे विवाद चलता रहेगा और वो एक छोटे छोटे पॉइंट को लेकर आरएसएस के समर्थक, दक्षिणपंथी राजनीति को मानने वाले, हिंदू राष्ट्र की राजनीति को मानने वाले गांधी जी को एक तरफ से नमस्ते करेंगे, उनके उस पर दिखावा करेंगे और अंदर से वो ये चीजों को चालू रखेंगे कि महात्मा गांधी की महत्व को कम कैसे किया जाए। तो इस गांधी जी के बलिदान दिवस पर ये कुछ विचार मेरे मन में आए, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जो गांधी के योगदान को कमतर करके आंकती है, उसको कम दिखाना चाहती है। ये इसका नया ट्रेंड है। पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, फिर नेहरू को राष्ट्रीय पटल से गायब कर दिया और अभी उनकी कोशिश है कि गांधी की बात को भी उसी प्रकार से कम कर दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी, कुछ बातों को हम गहराई से समझ सकेंगे और इसी सोच के साथ देश की प्रगति के लिए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, भारतीय संविधान के रास्ते पर हम आगे चलकर देश को एक सही और महत्वपूर्ण दिशा में ले जाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूर दूर तक फॉरवर्ड कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।